नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। नीतीश बाबू का भी कमाल का हिसाब किताब है। अब कभी तो वो बन जाते हैं सुशासन बाबू और कभी तो ऐसे काम कर देते हैं कि बड़े से बड़ा अपराधी भी शर्मा जाए कि हो सकता है कि ऐसा काम मैं मुख्यमंत्री होता तो मैंने भी नहीं किया होता। यानी कि हमारे लालू जी भी शर्मा जाते ऐसा काम करने में। क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक ऐसे अपराधी को छोड़ दिया, उसका नाम है आनंद मोहन सिंह, जिसे 1994 में 1985 बैच के एक अधिकारी जी कृष्णैया, जो कि अनुसूचित जाति से आते थे, तेलंगाना के एक बहुत ही गरीब परिवार से निकले हुए डीएम गोपालगंज थे, और ये भाई लोग कोई प्रदर्शन कर रहे थे और आनंद मोहन सिंह के नेतृत्व में उस समय वहाँ से कोई उनकी गाड़ी निकली और उस पर लाल बत्ती लगी हुई थी। तो लाल बत्ती देख के, लाल बत्ती तो मेरे ख्याल से वहाँ पीली बत्ती हुआ करती है, क्योंकि मैं भी जब वहाँ गया था तो मेरी गाड़ी पर पीली बत्ती लगाई गई थी। तो वो पीली बत्ती वाली गाड़ी देखी तो साहब उनके ऊपर टूट पड़े और जानते बूझते उनकी वहाँ पर हत्या कर दी। भीड़ आक्रोशित थी क्योंकि उनका कोई आदमी मारा गया था। तो भाई, तुम्हारा कोई आदमी मारा गया था तो उससे कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ रहा है, रास्ते में जा रहा है पटना, गोपालगंज से उस समय जो रास्ता था वो अकेला रास्ता यही हाजीपुर वाले ब्रिज से होके जाता था। तो वही हाजीपुर में उनकी गाड़ी पकड़ के और उनको मार दिया गया। उसके बाद 13 साल तक मुकदमा चला। 13 साल तक मुकदमा चला। 2007 में उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई। पहले तो उनको सज़ा हुई फांसी की, लेकिन बाद में वो फांसी की सज़ा जो थी वह हाई कोर्ट ने कम करके आजीवन कारावास की कर दी और आजीवन कारावास कायम रहा सुप्रीम कोर्ट से। तो 2007 में वो चले गए इसमें और भर्ती हो गए जाके जेल में। बिहार की जो जेल मैनुअल अभी जो है 2012 की, और उससे पहले भी जो नियम था वो ये था कि 4 किस्म के जो कैदी हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, आजीवन कारावास में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, जो दूसरे तरह के अपराधियों को दे दी जाती है, जो गुड कॉन्डक्ट पे होती है, अच्छे व्यवहार के लिए होती है। और कई बार वो 14-15 साल में पूरा अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगता के निकल आते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। वो कहते हैं कि साहब कि रेप और डकैती और ऑर्गेनाइज्ड मर्डर और टेरर केसेस, और उसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी सरकारी अधिकारी की हत्या की हो, ऐसे लोगों को रिमिशन नहीं मिलेगा। अब नीतीश बाबू क्या करते हैं कि इस नियम को चेंज करते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पूर्ववर्ती प्रभाव से। अब नीतीश बाबू हैं, सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो सुशासन बाबू जो हैं वो बहुत बुद्धिमानी से काम करते हुए और सारे जितने भी लीगल पेंच, दांव पेंच सब लगाते हुए उसको कर देते हैं पूर्ववर्ती प्रभाव से संशोधित। किसको? बिहार प्रिजन मैनुअल्स 2012 में ये प्रिजन मैनुअल बना है। सजा कब हुई आनंद मोहन को? 2007 में। तो अब ये पूर्ववर्ती प्रभाव वाला जो है ये कब तक प्रभावी होगा? आप 2012 की प्रिजन मैनुअल को यदि संशोधित करेंगे तो 2012 से पहले प्रभावी होगा या नहीं होगा, यह एक कानूनी बिंदु है। अब इस पर देखिए एक अभूतपूर्व एकता देखी गई। अमूमन तो हमारी जो बिरादरी है आईएएस वाली, वो अधिकतर एक होती नहीं है, लेकिन जी कृष्णैया वाले मामले पर आरंभ किया 1985, जो उनका बैच था 1985 के बैच वालों ने आरंभ किया। उनके लिए एक
कि लीगल कोर्स किया जाए, और लीगल कोर्स का आप जानते हैं बहुत बड़ा खर्चा होता है। लेकिन पहले उनका पूरा बैच, और उसके बाद न केवल सारे आईएएस अपितु जितनी भी और सर्विसेज थी उनके सब लोग जो है एक साथ आके खड़े हो गए, और सब ने मिलकर जो उनकी पत्नी है उमा कृष्णैया, उनकी ओर से कल याचिका दायर हो गई सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कब लेता है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाना जाता है कि जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, अतीक अंसारी का मुकदमा उन्होंने तुरंत देख लिया, अरे भाई अतीक अंसारी मारा गया, इतना होनहार अपराधी, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको किसी भी प्रकार की छूट देने में देर हो जाए। लेकिन चलिए, वैसे भी जो नियम है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि जो फ्रेश पिटिशन होती हैं वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ले ली जाती हैं, तो हमें आशा है अगले हफ्ते में आ ही जाएगा। और वैसे भी छुट्टियां जो है वो 19 मई के बाद होनी है, तो उसके पहले इसके ऊपर सुनवाई हो जाएगी। अब सुनवाई के बाद फिर नोटिस होगा, नोटिस होने के बाद फिर कितना समय लगेगा, मुझे लगता है कि जुलाई में इसकी फाइनल हियरिंग हो जाने की संभावना बन सकती है। और वैसे तो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, वो चाहे तो डायरेक्ट एफआईआर भी कर दे, वो चाहे तो किसी भी आदेश के ऊपर स्थगन भी जारी कर दे, और आजकल तो पूरी तरह से मनमानी है, आप जानते हैं। अब प्रश्न क्या है, आप ये देखिए कैसी खूबसूरती से नीतीश कुमार जी ने ये कारनामा अंजाम दिया है। नियम ये है, जो हम कहें कि नियम क्या, जो कानून, जो एप्लीकेबल लॉ है वो क्या है। एप्लीकेबल लॉ ये कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश 2010 S4 SCC 216, ये साइटेशन है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी दोष सिद्ध अपराधी यानी कन्विक्ट के संदर्भ में और उसके रिमिशन के यानी उसकी सज़ा की छूट के संबंध में वो नियम लागू होगा जो उसकी दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन के समय था। क्या अर्थ हुआ इसका? 2007 में भाई की दोष सिद्धि और भाई की सज़ा होती है आनंद मोहन जी की, तो इसलिए 2007 में जो कानून या जो नियम लागू था वह होगा। वह क्या था? वह यही है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये नोटिफाई हुआ था कब? 2002 में। ये 2002 में ये नोटिफाई हुआ था, 2007 में उस समय प्रभाव में था, और बाद में जब 2012 प्रिजन मैनुअल दोबारा बनती है तो उसमें ये इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, उसमें ये समाहित कर दिया जाता है। तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा दिया गया है कि ये बताइए कि जो प्रिजन मैनुअल 2007 में थी ही नहीं, उसमें पूर्ववर्ती प्रभाव से संशोधन करके किस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू आनंद मोहन सिंह को छोड़ सकते हैं। ये तो कानूनी बिंदु है। कानूनी बिंदु के अतिरिक्त दूसरा भी बिंदु है, क्योंकि इनके आड़ में बहुत सारे और अपराधी भी छोड़ दिए गए हैं। एक आनंद मोहन सिंह को छोड़ने के लिए कोई 20-25 और भी अपराधी छोड़ दिए गए हैं। खूंखार, बर्बर, नृशंस, ये हर तरह का अपराधी जो है वो छोड़ दिया गया है। क्यों? आनंद मोहन सिंह जो हैं वो बताए जाते हैं कि बिहार की राजनीति में, यानी बिहार की जो दबंगई की, बिहार की जो जातिवादी राजनीति है उसमें अत्यंत प्रभावी हैं, राजपूत हैं। अब वो जो राजपूत जी हैं वो राजपूतों को वोट दिला देंगे इनको। अब देखिए, दिवा स्वप्न देखने का तो किसी को भी कोई अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मामला तो बड़ा ज़बरदस्त खेला। खाप खेल तो बहुत खेला। कानूनी पेंच भी आ गया, और दूसरा पेंच भी ये भी आ गया कि आप एक साथ इतने नृशंस अपराधियों को किस कारण से
जिसको हम कहते हैं कि कोई भी नीतिगत निर्णय यदि लिया जा रहा हो तो उस नीतिगत निर्णय पर यह देखना आवश्यक है कि वो नीतिगत निर्णय का जो रीजनेबिलिटी है उससे क्या नेक्सस है, तो उसकी उपादेयता, उसका औचित्य क्या है, उसका तार्किक औचित्य देखा जाना आवश्यक है। यदि उसका कोई तार्किक औचित्य नहीं है तो फिर वो आर्बिट्रेरी या मनमाना कहलाएगा। और कम से कम मेरा जो विधि का ज्ञान, कानून का ज्ञान जो है, उसमें तो ये जो निर्णय है ये किसी भी प्रकार के युक्त या किसी भी तार्किक औचित्य को प्रकाशित नहीं करता है। इसमें केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ देखा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वेलफेयर का कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए यह कहलाएगा आर्बिट्रेरी। और आप जानते हैं आर्बिट्रेरीनेस जो है वो हमारे आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन होता है। एक बड़ा प्रसिद्ध मैक्सिम है जिसको हमारे जस्टिस भगवती बहुत बार बार कहा करते थे, मुझे तो उन्हीं के जजमेंट से पढ़ के याद आता है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस परवेड्स आर्टिकल 14 लाइक अ ब्रूडिंग ओमनी प्रेजेंस। अब हो सकता है आपकी ये समझ में ना आया हो सकता है जो अंग्रेज़ी जानते हैं उनकी भी समझ में ना आया हो, लेकिन हमारे जो उच्चतम न्यायालय के जो महान न्यायाधीश लोग हैं वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना अपने आप को विद्वान दिखाने के लिए करते हैं। उसका मैं आपको लब्बो लुबाब या इसका सारांश ये बता दूं कि इसका अर्थ ये है कि गैर मनमानी आर्टिकल 14 में चारों तरफ लिखी हुई है या चारों तरफ छाई हुई है, उसको आच्छादित किए हुए है। यानी मनमाना यदि होगा कोई भी कार्य तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। इसलिए भाई आनंद मोहन जी, आपकी स्वतंत्रता मुझे खतरे में दिखाई पड़ती है। आप निश्चित रूप से धन्यवाद दें। अब आपकी पत्नी भी विधायक हैं, आपके बेटवा भी विधायक हैं, अब सारे के सारे अब आप भी कुछ बनना चाहोगे। अभी तो आप वैसे भी नहीं बन पाओगे, अभी छूटे हो, 6 साल तो और हो नहीं सकता कुछ भी। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है आपकी, ये आपकी खतरे में है। और सुशासन बाबू की ये जो चाल है ये उनके उल्टी पड़ने वाली है। आज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख के रख लें। जी कृष्णैया जी का जहाँ तक प्रश्न है, उनकी स्मृति का आदर करना और उनका सहयोग करना हम सभी का धर्म है और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।